जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन के क्रम में अभी तक आप लोग इसके 12 विभागों का लाभ ले चुके हैं। आज हम इसके 13वें भाग में मुख्य रूप से नक्षत्रों का एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है। तो आज के इस पाठ के अंदर हम लोग गंडमूल नक्षत्रों की चर्चा करेंगे। गंडमूल नक्षत्र समाज के अंदर अत्यंत प्रसिद्ध हैं और कतिपय लोगों के भीतर में ये भय भी बना रहता है कि अगर किसी का जन्म गंडमूल नक्षत्र में होता है तो क्या उसके जीवन के लिए वो हमेशा ही नकारात्मक होते हैं। तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी नक्षत्र उसका अपना शुभ और अशुभ परिणाम होता है। किसी का शुभ परिणाम कम मात्रा में होता है और अशुभ परिणाम अधिक मात्रा में होता है। इसी अपेक्षा से या इसी दृष्टिकोण से हमारे को गंडमूल नक्षत्रों को भी लेना चाहिए। फिर भी समाज के भीतर में या लोगों के भीतर में गंडमूल नक्षत्रों के लिए जो एकदम नकारात्मक धारणा बनी हुई है उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये कि गंडमूल नक्षत्र सावधानी का समय है। अगर आप इन नक्षत्रों के अंदर जन्मे हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य इन नक्षत्रों के भीतर में उसका जन्म होता है तो उसको अपने जीवन में विशेष रूप से कुछ बातों को लेकर के सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी अगर बरतेंगे तो जीवन के अंदर ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी जिसका समाधान न किया जा सके। तो होता यह है, एक उदाहरण से मैं अपनी बात आपको समझाना चाहूँगा। जैसे सुबह का समय, संध्या का समय हम लोग संध्या काल का समय कहते हैं, अर्थात प्रातः काल का जो समय है जब सूर्य उदय होता है अर्थात दिन निकलता है और रात विश्राम लेती है। तो रात्रि के विश्राम का और दिन के उदय का जो काल है उसको सुबह की संध्या हम कहते हैं। इसी प्रकार शाम के समय जब दिन ढलता है और रात्रि का उदय होता है उस संध्या को शाम की संध्या कहा जाता है। तो इसको संधिकाल बोलते हैं। संधिकाल का अर्थ हुआ जहाँ पर दिन और रात का मिलन होता है। इसी प्रकार 12 राशियाँ और 27 नक्षत्र, इनके संक्रमण के अंदर, इनकी यात्रा के भीतर कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं जहाँ पर एक साथ राशि और नक्षत्र का उदय होता है, एक साथ राशि और नक्षत्र का अवसान हो जाता है। तो जिस पॉइंट पर या जिस स्थान पर राशि और नक्षत्र का एक साथ उदय हो जाए अथवा एक साथ दोनों का अस्त हो जाए उसको गंडमूल नक्षत्र कह करके पुकारा गया है। तो जिस प्रकार हमें सुबह अथवा शाम को संध्या काल में सावधानी बरतनी चाहिए, महापुरुषों ने हमें कहा कि सुबह और शाम के संध्या काल के समय में आप किसी प्रकार का भोजन आदि ग्रहण न करें, शयन न करें, उस समय किसी प्रकार का मनोरंजन आदि न करें। वो जो वक्त है उस समय में भगवान का भजन पाठ करें, भगवान का सुमिरन करें, भगवान का ध्यान करें। अर्थ क्या हुआ कि वो समय थोड़ा भारी होता है और उस भारी समय में अगर आप भोजन में, निद्रा में, मनोरंजन में इत्यादि कार्यों के अंदर लगे रहेंगे तो उसके भारी का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। तो इससे बचने का रास्ता है कि जो समय से भी बलवान हो वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो धर्म है। तो आप धर्म की शरण में चले जाएं। उस समय का उपयोग अगर आप धर्म के लिए करते हैं अथवा परमात्मा का सुमिरन करने में करते हैं तो भारी से भारी वक्त भी आपका सहज हो जाता है। ठीक यही नियम हमारे को गंडमूल नक्षत्र के अंदर भी लागू कर लेना चाहिए कि वहाँ पर राशि और नक्षत्र का जो मिलन अथवा अवसान का जो समय है उस समय जिस बालक अथवा बालिका का जन्म हुआ है उनको जीवन में
अधिक से अधिक स्वयं को मेडिटेशन के साथ जोड़ के रखना चाहिए, धर्म के साथ जोड़ के रखना चाहिए, अध्यात्म के साथ जोड़ के रखना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक माहौल के अंदर उन बालक बालिका को रखते हैं और वैसा ही उनको प्रशिक्षण देते हैं, उसी प्रकार उनकी परवरिश करते हैं, तो गंडमूल नक्षत्र का नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन में न के बराबर हो जाएगा। तो ये गंडमूल नक्षत्रों के संबंध में कुछ विश्लेषण हुआ। आइए समझते हैं कि गंडमूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं और कौन से नक्षत्र के होने से क्या उसका रिजल्ट हमारे को फेस करना पड़ता है। बोर्ड की तरफ आपको ले जाएं उससे पहले एक और बात आपको बताते चलें। जिस समय आपने नक्षत्र के स्वामी का चैप्टर क्लियर किया था, उस समय हमने बताया था कि कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनके ऊपर केतु का स्वामित्व होता है और कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जिनके ऊपर बुध का स्वामित्व होता है। तो मुख्य रूप से केतु के और बुध के जो नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों के भीतर जिन जातकों का जन्म होता है, जातिकाओं का जन्म होता है, उनको गंडमूल नक्षत्र कह करके पुकारा जाता है। तो केतु के 3 नक्षत्र और बुध के 3 नक्षत्र, ये 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र कहलाते हैं। और इन्हीं गंडमूल नक्षत्रों के अंदर जन्म लेने वाले जातक जातिका को अलग अलग नक्षत्र और उनके अलग अलग चरण के अनुसार परिणाम भुगतने पड़ते हैं। चलिए समझते हैं बोर्ड की तरफ जाकर के। नक्षत्रों के स्वामी का चैप्टर क्लियर करते समय हम लोग पढ़ चुके हैं कि अश्विनी, मघा और मूल ये 3 नक्षत्र केतु के नक्षत्र हैं और आश्लेषा, ज्येष्ठा तथा रेवती ये 3 नक्षत्र बुध के नक्षत्र हैं। तो ये 3 नक्षत्र केतु के और ये 3 नक्षत्र बुध के, यही 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र कहे जाते हैं। और इन्हीं 6 नक्षत्रों के अंदर जन्म लेने वाले जातक को इन नक्षत्रों से संबंधित परेशानियों को झेलना पड़ता है, अर्थात उसको अपने जीवन में कुछ अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। तो इन नक्षत्रों के संबंध में कुछ बातें हम आगे बढ़ाएं, उससे पूर्व एक बात और क्लियर कर दें। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। जैसे एक राशि है तो उसके अंदर 2.25 नक्षत्र हैं। 2.25 नक्षत्र एक राशि में रहेंगे और इसी क्रम से 12 के 12 राशियों के अंदर 27 नक्षत्र आ जाते हैं। तो 2.25 नक्षत्र एक राशि में किस रूप में रहते हैं, तो उसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो एक नक्षत्र के 4 चरण हो गए, अर्थात एक नक्षत्र के 4 विभाग मान लीजिए। तो एक नक्षत्र के 4 चरण एक राशि में आ गए, दूसरे नक्षत्र के 4 चरण एक राशि में आ गए और तीसरे नक्षत्र का 1 चरण। इस प्रकार से 9 चरण एक राशि के अंदर आ जाते हैं और नक्षत्र के प्रत्येक चरण का एक अक्षर होता है। तो एक राशि के अंदर 9 अक्षर आ जाते हैं और उन्हीं अक्षरों से जातक जातिका का नामकरण किया जाता है। ये वाला चैप्टर हम लोग बाद में क्लियर करेंगे, अभी केवल आपको समझाने के लिए हल्का सा उसका हमने जिक्र किया है। इसके लिए आप फिक्र न करें, बाद में इस चैप्टर को अर्थात कौन सी राशि के अंदर कौन कौन से नक्षत्र चरण आते हैं और उनके अक्षर कौन कौन से हैं, ये अगला हमारा जो पार्ट आएगा उसके अंदर इस बात को हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केतु के 3 नक्षत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला नक्षत्र है अश्विनी। ये जो अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र अश्विनी जो नक्षत्र है ये मेष राशि से, चूंकि इसकी शुरुआत होती है, मेष राशि 12 राशियों में प्रथम राशि है और 27 नक्षत्रों में पहला नक्षत्र अश्विनी है।
तो सीधी सी बात है कि जहाँ से मेष राशि की शुरुआत होगी वहीं से अश्विनी नक्षत्र की भी शुरुआत होगी। इसी वजह से इसको गंडमूल नक्षत्र कह करके पुकारा गया है। तो अश्विनी नक्षत्र का जो परिमाण है अर्थात इसका जो स्थान है वो मेष राशि के प्रारंभिक 0 अंश 0 पला से 13 अंश 20 पला तक होता है। अर्थात मेष राशि की शुरुआत का जो 13 अंश 20 पला तक का जो समय है या जो स्थान है वो अश्विनी नक्षत्र का है। तो अगर किसी जातक का जन्म मेष राशि के अंदर 13 अंश 20 पला के पहले पहले हो जाता है तो उस जातक को गंडमूल नक्षत्र का जन्म हुआ माना जाएगा। अश्विनी नक्षत्र के अंतर्गत उसका जन्म हुआ है। अगर मान लीजिए 13 डिग्री 21 पला के अंदर किसी जातक का जन्म होता है तो वो अश्विनी नक्षत्र का नहीं हुआ, वो भरणी नक्षत्र के अंदर आ गया। फिर भले ही राशि वही है लेकिन नक्षत्र बदल गया। जब नक्षत्र बदल गया तो उसको गंडमूलिया नहीं कहा जाता है। तो गंडमूल नक्षत्र का जो स्थान है या जो परिमाण है वो 13 अंश 20 पला तक का ही है। तो मेष राशि के प्रारंभ में 13 अंश 20 कला तक में जिस जातक जातिका का जन्म होगा वो अश्विनी नक्षत्र के अनुसार गंडमूलिया होगा। और गंडमूलिया होने के कारण क्योंकि अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र है तो केतु का प्रभाव उसकी कुंडली के अंदर विशेष रूप से देखना चाहिए। केवल गंडमूल नक्षत्र में जन्म होने से ही हमारे को एक धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। गंडमूल नक्षत्र में जन्म हुआ एक बात हुई, उसके साथ केतु का ये नक्षत्र है तो कुंडली में केतु की स्थिति कैसी है। अगर केतु की स्थिति बिल्कुल खराब है तब इसका परिणाम और ज्यादा नकारात्मक होगा। वहीं पर अगर केतु की स्थिति कुंडली के अंदर उतना खराब नहीं हो, सामान्य हो, तो इसका परिणाम सामान्य होगा। और केतु की स्थिति अगर जन्म कुंडली में शुभ है तो इसका जो परिणाम होगा वो सुखद भी हो सकता है। तो इसलिए गंडमूल नक्षत्र को एकांत रूप से नकारात्मक या खराब नहीं मान लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं जा करके आपको शुभ परिणाम भी देने में सक्षम हो सकते हैं। किंतु एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि जैसे संध्या के समय में संध्या वंदन आरती पूजा आदि नित्य नियम करना अनिवार्य है, उसी प्रकार अगर आपका जन्म गंडमूल नक्षत्र के अंदर हुआ है तो आपको भगवान का भजन पाठ करना अनिवार्य नियम बना लेना चाहिए। तो इसके 4 चरण होते हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो अश्विनी नक्षत्र के अगर पहले चरण में किसी का जन्म होता है ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करने का तरीका है, ये जो 13 डिग्री 20 पला है इसको आप 4 भागों में डिवाइड कर लें। जब हम इसको 4 भाग में डिवाइड कर लेते हैं तो प्रत्येक चरण का जो मान होता है वो आ जाता है 3 डिग्री 20 पला। तो एक चरण 3 डिग्री 20 पला का हुआ, दूसरा चरण 3 डिग्री 20 पला का हुआ। ऐसे 3 डिग्री 20 पला को आप 4 बार अगर प्लस कर लेंगे तो 13 डिग्री 20 पला हो जाएगा। तो एक नक्षत्र का परिमाण 13 डिग्री 20 पला है और एक एक चरण का परिमाण 3 डिग्री 20 पला है। तो मान लीजिए अगर प्रारंभिक 3 डिग्री 20 पला के अंदर आपका जन्म होता है, ये कैसे पता चलेगा? तो उसको जानने का तरीका है कि मेष राशि का जो परिमाण है 0 से लेकर के 30 डिग्री तक होता है। अगर मान लीजिए मेष राशि के प्रारंभ में 3 डिग्री अर्थात 3 अंश 20 पला के अंदर अगर जातक जातिका का जन्म हुआ है तो उसका अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ है। मेष राशि के प्रारंभिक 3 अंश 20 कला के अंदर अगर किसी जातक जातिका का जन्म हुआ है तो उसका पहले चरण के अंदर जन्म माना जाएगा। वहीं पर मेष राशि के अगर 3 अंश 20 कला के बाद
6 अंश 40 कला से पहले उसका जन्म हुआ है तो दूसरे चरण का उसका जन्म माना जाएगा। वहीं पर 6 अंश 40 कला के बाद और 9 अंश से पहले उसका जन्म हुआ है तो तीसरे चरण का उसका जन्म माना जाएगा। और वहीं पर 9 अंश के बाद और 13 अंश 20 कला से पहले उसका जन्म हुआ है तो उसका चौथे चरण के अंदर जन्म माना जाएगा। तो इसी प्रकार जो राशि है वो 30 अंश की होती है और प्रत्येक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होता है। तो 13 अंश 20 कला को हमारे को 4 भागों में 3 अंश 20 कला के अनुपात में बांट लेना चाहिए। तो इसी अनुसार बांट करके हमारे को निर्णय कर लेना चाहिए कि कौन से जातक का जन्म कौन से चरण में हुआ है। तो अगर अश्विनी नक्षत्र के अंदर अर्थात अश्विनी नक्षत्र के मेष राशि के 13 अंश 20 कला के अंदर में किसी जातक जातिका का जन्म होता है तो उसको मुख्य रूप से अपने जीवन में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जूझना पड़ेगा। अर्थात सामान्यतया जो आपका स्वास्थ्य है वो जल्दी खराब हो सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत जल्दी न तो मौसम के परिवर्तन का असर होता है न सर्दी गर्मी का असर होता है, लेकिन कुछ लोग बड़े नाजुक होते हैं, उनके ऊपर हल्का सा मौसम बदला उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हल्की सी परिस्थिति बदली उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वास्थ्य जनित समस्याओं से बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के अंदर अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको सामान्य रूप से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। तो उससे बचने का उपाय है कि अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, मेडिटेशन करें और मेडिटेशन के भीतर में स्वयं के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के बड़े उपाय होते हैं, योग आदि क्रियाएं हैं, उनका सहारा लेकर के आप स्वयं को थोड़ा मेंटेन करें, खान पान को सुधार लें। तो ये अश्विनी नक्षत्र के चारों चरणों में जन्म लेने वाले जातक अथवा जातिका का सामान्य परिणाम है। जैसा कि मैंने बताया कि सबसे सामान्य जो परेशानी उनको फेस करनी पड़ेगी वो स्वास्थ्य से संबंधित है। उसके अलावा अगर पहले चरण में उसका जन्म हुआ है तो सामान्यतया उसको उसके पिता को किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की चिंता का सामना करना पड़ सकता है, अर्थात पिता को भारी होगा। और जब तक विवाह नहीं होता तब तक पिता को, और विवाह के बाद पिता के साथ में ससुर को भी भारी रहेगा अथवा रहेगी। साधारणतः हमारे ज्योतिष जगत में 2 प्रकार की धारणाएं गंडमूल नक्षत्र को या उसके परिणामों को लेकर के देखने को मिलती हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों धारणाओं का जो मानना है, उनकी जो मान्यता है, उनकी जो अवधारणा है वो आपके सामने रखने का प्रयास किया है। दूसरे चरण में अगर जातक जातिका का जन्म होता है तो एक पक्ष के अनुसार उसको सुख प्राप्त हो सकता है, अर्थात वो सुखी रहेगा, किंतु दूसरे पक्ष के अनुसार पिता की आमदनी को लेकर के परेशानी हो सकती है। दूसरे चरण में अगर उसका जन्म हुआ है तो पिता की आमदनी को लेकर के सावधानी रखने की जरूरत है, वहां पर किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है। तीसरे चरण में अगर जन्म हो, अर्थात तीसरा चरण ये हुआ 6 अंश 40 कला से लेकर के 9 अंश तक में अगर जन्म हुआ हो तो तीसरे चरण में जन्म हुआ, तो तीसरे चरण में अगर जन्म होता है तो एक पक्ष का मानना है कि उसको उच्च सम्मान प्राप्त हो सकता है और वहीं पर बदनामी भी संभव है। और अक्सर ऐसा होता ही है कि जिसका सम्मान होता है, मान होता है, बदनामी भी उसी की होती है। साधारण व्यक्ति का कोई इतना सम्मान भी नहीं होता, इसलिए बदनामी भी नहीं होती। तो जो उच्च सम्मान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसको सावधान रहना चाहिए कि उसके लिए बदनामी भी हो सकती है, अर्थात बैड नेम फेम भी उसको मिल सकता है।
इसी प्रकार चौथे चरण में अर्थात मेष राशि के 9 अंश से लेकर के 13 अंश 20 कला के मध्य में अगर किसी जातक जातिका का जन्म होता है तो उसको राजकीय सम्मान प्राप्त हो सकता है, अथवा उसको लेकर के चाचा ताऊ को भारी हो सकता है, चाचा ताऊ को लेकर के कोई परेशानी हो सकती है। तो ये अश्विनी नक्षत्र के चारों चरणों में जन्म लेने वाले जातक जातिका को जो सामान्य रूप से परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं वो बातें मैंने आपको बता दी। आगे के जो नक्षत्र हैं उनके बारे में हम लोग अगले पाठ के अंदर आपके सामने उनका विश्लेषण लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। इतने प्रेम से हमारे शब्दों को सुनते हैं उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।